तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग। चल क्या रहा है, ये रोज इश्यूज आप लोग सुन रहे हैं न्यूज में, रोज देख रहे हैं कि भाई क्या हो क्या गया। वर्ल्ड का थर्ड रिचेस्ट आदमी एक दो दिन में ही 100 मिलियन उसको गवा देता है और 1716 नंबर पे आ जाता है। अचानक से ऐसा क्या हुआ? क्या है ये हिंडनबर्ग? कौन है जिसने एक रिपोर्ट, जिसकी एक रिपोर्ट से इतना असर हुआ कि 3,000 का शेयर 1,000 रुपए पे आ जाता है? ठीक है, और एक शेयर नहीं, एक कंपनी नहीं, 8 की 8 कंपनीज के शेयर गिर जाते हैं बहुत ज्यादा। तो उसको डिटेल में समझेंगे, उसके क्या पॉइंट्स हैं उनको समझेंगे। तो एक रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने की इशू, उस रिपोर्ट का नाम है अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कैसे बेवकूफ बना रहा है, बहुत बड़ा एक स्कैम काइंड ऑफ चला रहा है अडानी ग्रुप, जिससे कि बहुत वर्ल्ड को नुकसान हो रहा है। और ऐसी बहुत सारी न्यूज आई, द हिंदू, टेलीग्राफ, हर जगह मतलब अडानी अडानी हिंडनबर्ग अडानी, यही छाया हुआ था। और सारी तरफ क्या, अलग अलग तरह की, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी पीआई फाइल हो जाती। सुप्रीम कोर्ट भी सेबी को कह रहा है कि भाई इस इशू को आप ओवरव्यू करो कि क्या चल क्या रहा है इस इशू के अंदर, देखो। तो इसमें सबसे पहले समझने का क्या है, ये हिंडनबर्ग है क्या। देखो, हिंडनबर्ग एक कंपनी है बेसिकली, और उस कंपनी का काम क्या है, जो भी फाइनेंशियल मार्केट में जो बड़ी कंपनीज हैं, जो भी हैं, उनमें कुछ अगर फ्रॉड हो रहा है तो उसे प्रिवेंट करना, या फिर ये कहें फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है ये। तो कहां है? हिंडनबर्ग इज एन इंस्टीट्यूट स्पेशलाइजिंग इन फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च। ये सारी कंपनीज वगैरह के क्या फाइनेंशियल चल रहे हैं, क्या वो किसी तरह से भी लोगों को, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें नुकसान कर सकते हैं क्या, इन सब चीजों को बताती है ये हिंडनबर्ग नाम की जो इंस्टीट्यूशन है, फर्म है जो। इट लुक्स फॉर करप्शन और फ्रॉड इन द बिजनेस वर्ल्ड, सच एज अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज एंड बैड एक्टर्स इन द मैनेजमेंट। जो भी इरेगुलरिटीज हो रही हैं, जो भी इश्यूज हो रहे हैं, उनको ये लोगों के सामने लाते हैं बेसिकली। ठीक है, हिंडनबर्ग यूएस बेस्ड फर्म है, इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है, स्पेशलाइजेस इन एक्टिविटीज लाइक शॉर्ट सेलिंग। अभी शॉर्ट सेलिंग क्या है, इसको अभी समझते हैं हम कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग पे भी ये एलिगेशन लग रहे कि वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, इसलिए कई बार रिपोर्ट को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जिसकी वजह से वो स्टॉक गिरता है। अभी समझेंगे तो आपको समझ आएगा शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। एक बार और देख लेते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च वाज फाउंडेड इन 2017 बाय नेट एंडरसन, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट थे। इन्होंने ये फर्म बनाई किस रीजन से? 1937 में एक हिंडनबर्ग नाम का, क्या था ये, प्लेन कह सकते हो आप, है ना, एक प्लेन था जो हाइड्रोजन से चलता था, जिसके अंदर 100 लोगों को बिठाया गया और चलाया गया। अब हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इनफ्लेमेबल गैस होती है, ये सबको पता है। तो जर्मन शिप, एयरशिप था कॉल्ड एज हिंडनबर्ग, कॉट फायर एंड क्रैश इन न्यू जर्सी इन 1937। अब हिंडनबर्ग का क्या कहना है कि जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं, हम उनको रोक सकते हैं, जिन्हें रोका जा सकता है, ऐसे मैन मेड डिजास्टर्स को रोकना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए। तो ये इसे बोला गया, एपिटम था, मतलब हाईएस्ट पॉइंट था जो मैन मेड डिजास्टर किया गया जानबूझ के एक तरह से, जिसको आराम से रोका जा सकता था। क्योंकि हाइड्रोजन फील्ड, जो भी हाइड्रोजन गैस यूज करके एयरशिप वगैरह जो भी उड़ाने की कोशिश की गई थी, वो हर बार फेल हुए थे। तो अचानक से इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना कि हाँ भाई कुछ नहीं होगा, और लाइव रियल लोगों को, 100 लोगों को बिठा के उसमें उड़ा दिया, और वो जल गया, फूट गया, 100 के 100 लोग, सारे के सारे लोग मर गए। ठीक है, तो अब इसको अपना वो मानकर कि भाई ऐसा डिजास्टर हम दोबारा नहीं होने देंगे, हिंडनबर्ग नाम से 2017 में कंपनी बनाई जाती है। बट वो कंपनी कौन से मैनमेड डिजास्टर्स को रोकने का काम कर रही है? फाइनेंशियल सेक्टर के। ठीक है, वो मतलब ये इनको नहीं रोक रही, न्यूक्लियर ब्लास्ट वगैरह को। उसका काम है फाइनेंशियल सेक्टर के जो भी मैनमेड डिजास्टर हो सकते हैं उनको रोकने का। तो हिंडनबर्ग कंपनी के हिसाब से जो हिंडनबर्ग डिजास्टर था वो प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी थी, जिसे रोका जा सकता था। तो इसके हिसाब से, मतलब इसको एक एग्जाम्पल लेके इन्होंने हिंडनबर्ग अपना नाम रखा है, समझ गए। अब समझते हैं शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। देखो, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, देन आपको और क्लैरिटी से समझ आएगा। फिर रिपोर्ट को देखेंगे कि भाई रिपोर्ट में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। पहले तो हिंडनबर्ग जो खुद फॉर्म है,
उसका काम है शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, अब किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में, किसी भी शेयर के बारे में, कंपनी के बारे में कुछ अगर नेगेटिव न्यूज आएंगी तो इजंट इट ऑब्वियस कि वो गिरेगा। ठीक है, तो अब शॉर्ट सेलिंग समझते हैं, कैसे हिंडनबर्ग को फायदा होगा अडानी के शेयर्स गिरने से, उसको समझते हैं। देखो, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डिफाइन शॉर्ट सेलिंग एज द सेल ऑफ सिक्योरिटी और शेयर दैट द सेलर डज नॉट ओन। मतलब बेसिकली आप ओन नहीं करते, जो भी आप बेच रहे हो चीज को, आप विदाउट ओनिंग उस चीज को पहले से बेच रहे हो। और बेच के आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि इसके प्राइसेस लो हो जाए तो लो रेट पे मैं वापस खरीद लूंगा। ठीक है, आप ओन नहीं करते, होप ऑफ बाइंग देम बैक एट अ चीपर प्राइस। तो जैसे आपने कोई 100 रुपए की चीज बेची और 90 में खरीद ली, 10 रुपए आपके बच गए। और डिटेल में समझते हैं इसको। इन अदर वर्ड, शॉर्ट सेलिंग इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ यूजुअल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली हम कोई स्टॉक खरीदते हैं और उसका दाम बढ़ने पे उसे बेचते हैं। शॉर्ट सेलिंग इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। हम चीज को पहले बेच देते हैं और जब वो सस्ती होती है तब उसको खरीदते हैं। ठीक है, in short selling, an investor does not need to own a particular company share to sell them. Instead, they can borrow share assets of the company from any broker or dealer. अब इसको समझते हैं। जैसे समझो कि ये भाई जो है, रमेश गुजर नाम है इसका अपना, है ना। रमेश गुजर एक शॉर्ट सेलर है। वो एक ब्रोकर को पकड़ता है, उसको कहता है कि भाई मुझे है ना अडानी के या एक्सवाइजेड किसी भी कंपनी के 1 लाख शेयर चाहिए। ब्रोकर कहता बिल्कुल लो, इसके बदले में मैं कुछ कमीशन चार्ज करूंगा आपसे, आप बिंदास लो। ये लेता है, सपोज करो आप 100 रुपीज के भाव पे लेता है, तो 100 रुपए के हिसाब से लाख शेयर हो गए 1 करोड़ रुपए के। ठीक है, 1 करोड़ के 10 लाख, 1 करोड़ रुपए के 1 करोड़ के शेयर्स को वो क्या करता है, जैसे ही लेता है ना, बोरो किए एक तरह से उसने, है ना, कुछ उसके बदले में वो कुछ कमीशन चार्ज कर रहा है, कुछ इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो उसको सेल कर देता है मार्केट में। अब उसके सेल, अब वो लाख शेयर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, उसको जब वो बहुत हाई रेट पे बेचता है तो मार्केट में एक पैनिक क्रिएट होता है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी कैसे आ रही है मार्केट में, सप्लाई इतनी ज्यादा कैसे हो रही है। हमने डिमांड सप्लाई का एक रूल पढ़ा था, याद हो आप लोगों को, कि डिमांड और सप्लाई में क्या होता है कि जब सप्लाई किसी चीज की इंक्रीज हो जाती है और डिमांड इंक्रीज नहीं होती तो उसकी प्राइस डाउन होने लग जाती है। यहां पे क्या हुआ कि सप्लाई बहुत फास्ट इंक्रीज हुई, जिससे एक पैनिक क्रिएट हुआ, और जिन लोगों ने होल्ड कर रखे थे शेयर, उन्होंने भी अपने शेयर बेचने स्टार्ट किए, बिकॉज प्राइस बहुत स्पीड से स्टीप फॉल आ रहा था। तो वो स्टीप फॉल में एक और एड ऑन हो गया और सप्लाई बढ़ गई, और सप्लाई इंक्रीज होते होते प्राइस जैसे 3,000 से 1,000 पे आया अडानी। अब इसने मान लो 3,000 रुपए 100 रुपए की रेट पे बेचे थे और शेयर आ गया 50 रुपए की रेट पे, इसने वापस से बाय कर लिए, तो इसने 50 लाख रुपए, एक तरह से 50 लाख रुपए कमा लिए। ब्रोकर को उसका कमीशन मिल गया, जिसने बेचे उसको से इसने वापस बाय बैक कर ली। तो बेसिकली क्या होता है, बोरो शेयर फ्रॉम ब्रोकर, देन सेल शेयर ऑन मार्केट, मार्केट फॉल इन प्राइस, नीचे गिरता है, बाय बैक शेयर एंड पे बैक ब्रोकर, और ब्रोकर को वापस, ब्रोकर से 100 रुपए में लिए थे, अब उसको पैसे से कोई मतलब नहीं है, शेयर लिए थे 1 लाख, उसने तो 1 लाख शेयर वापस देने ब्रोकर को, वो लाख शेयर वापस दे देता है, 50 रुपए के भाव मिल गए उसको, तो उसने जो बाय किया उसको तो 50 रुपीज में मिल गए। 100 रुपए से उधार, उसने उधार में ब्रोकर से लिए थे, ब्रोकर को कोई मतलब नहीं था प्राइस क्या है, ब्रोकर को तो अपना कमीशन चाहिए था, वो कमीशन दे दिया और उसने मार्केट में उनको घुमा के 50 रुपए कमा लिए पर शेयर, मतलब 50 लाख रुपीज कमा लिए, ये इसका प्रॉफिट हो गया। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब हिंडनबर्ग पे क्या आरोप लगा है कि हिंडनबर्ग क्या करता है, इन शेयर्स को, जो भी शेयर्स हैं वो किसी ब्रोकर से लेता है, ठीक है, बोरो करता है। अडानी के शेयर्स में भी, या फिर पहले भी एलिगेशंस लगे हिंडनबर्ग पे, पहले भी कुछ फर्म्स ने लगाए कि हिंडनबर्ग क्या करता है, वो शेयर्स लेता है, बोरो मतलब शॉर्ट सेलिंग करता है, बेसिकली ये वाला काम करता है। तो अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट की वजह से एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया और शेयर प्राइस गिरने लग गया। अब उस रिपोर्ट को समझेंगे, उसमें जो एलिगेशन हिंडनबर्ग लगा रहा अडानी पे उनको भी समझेंगे, फिर आप लोग जज करना कि क्या वो सारे सही हैं या फिर ये ऑलरेडी पब्लिक के पास ये जो इंफॉर्मेशन उसने दी है वो ऑलरेडी अवेलेबल थी, बस उसको प्रेजेंट ऐसे किया गया कि जिसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हुआ। ऐसा नहीं है कि अडानी ही पूरा सही है या फिर हिंडनबर्ग ही पूरा गलत है, ये अब आपको जज करना है। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हमारा काम है बेसिकली कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बनाना,
जो हमारे काम आएगा। तो शॉर्ट सेलिंग समझ आ गया आपको कि एक शॉर्ट सेलर है जो ब्रोकर से बोरो करता है, फिर उनको मार्केट में सेल कर देता है और एक चीपर प्राइस पे उनको खरीद लेता है, और जितने स्टॉक्स उसने बोरो किए थे वो, क्योंकि बाय किए उसने, तो ब्रोकर को दे देता है। गेम ओवर। अब ये मार्केट में बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, खरीदना और बेचना। ठीक है, आप नॉर्मल मार्केट में भी देखोगे, जैसे एपीएमसी मंडीज में भी होता है, आड़तियार पहले ही किसी चीज को बेच देते हैं महंगे प्राइस पे। ठीक है, उनके पास होती नहीं, फिर वो कहीं से सस्ते में जुगाड़ करके लाते हैं और बीच का मार्जिन अपने पास रख लेते हैं। ये हम बहुत बार करते हैं कि जैसे किसी को कोई चीज चाहिए थी, बोले मैं दिला दूंगा, कितने में, बोले इतने रुपए में, फिर मैं कहीं मार्केट में ढूंढूंगा, उससे सस्ता मिल जाता है, लाके उसको सस्ता दे दिया, बीच का खा लिया अपन। तो काइंड ऑफ ऐसी प्रोसेस है, इजी चीज है, बट ये एलिगेशंस लगे हिंडनबर्ग पे। अब रिपोर्ट समझते हैं कि अडानी पे क्या एलिगेशंस लगाए हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट में। रिपोर्ट नाम क्या है, द हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। ठीक है, 24 जनवरी 2023 को रिलीज हुई। नेक्स्ट 2 days अडानी ग्रुप लॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर ऑन द मार्केट। अब 2 दिन पहले हुई है, 2 दिन बाद अडानी का आना था एफसीओ, है ना, उसका एक प्राइस था 3200 समथिंग, उस प्राइस पे आना था वो। उसके 2 दिन पहले ये आती है रिपोर्ट और अडानी के शेयर गिर जाते। बाद में तो एफपीओ भी कैंसिल कर दिया अडानी ने, है ना, वो रिटर्न कर दिया पैसा। हालांकि एफपीओ का कंप्लीटली फुल हो गया था, मतलब लोगों ने उसको बाय कर लिया था, इन्वेस्टर्स वगैरह बड़े बड़े ग्रुप्स ने, तो फुल हो गया था, बट उसके बाद भी उसने उसको रिकॉल कर लिया एफपीओ को। रीजन भी क्योंकि वो एलिगेशंस जो थे उनको क्लियर आउट करना है। हालांकि अडानी ने केस भी किया हिंडनबर्ग पे, और वो भी सबसे महंगी फर्म को हायर किया यूएस इसके खिलाफ। देखते हैं, वो तो चलता रहेगा। द फॉल आउट हैज आल्सो अफेक्टेड इंडियन बिजनेस मेजर्स सच एज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी, एसबीआई, अडानी ग्रुप कंपनीज। उसके अलावा जो अडानी ग्रुप की कंपनीज है उन सब पे भी इंपैक्ट आया, और एलआईसी हैज लॉस्ट ओवर 2 बिलियन इन 2 days। एलआईसी के भी बहुत ज्यादा शार्प प्राइसेस गिरे। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है अब समझो रिपोर्ट के। पहला, उसने बोला कि ओवर वैल्यूड शेयर है। भाई जो रियलिटी में उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी उससे महंगा शेयर है। उसका कहना है द रिपोर्ट साइट्स द डेटा फ्रॉम द फैक्ट शीट एंड हिंडनबर्ग ओन्स एनालिसिस टू क्लेम दैट अडानी शेयर्स आर हाईली ओवर वैल्यूड बाय कन्वेंशनल मैट्रिक्स सच एज पी रेशो। प्राइस टू अर्निंग एक रेशो होता है जिसमें आपको पता चलता है कि कितनी प्राइस है शेयर की, और उसके बदले में शेयर कमा के कितना दे रहा है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 1 रुपया कमाने के लिए शेयर को, हमको शेयर के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं 1 रुपए के लिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आपके काम के नहीं है, आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशो किसको बोलते हैं, प्राइस टू सेल, कि जितना प्राइस है उस हिसाब से कितनी सेल्स कर रहे हैं अडानी ग्रुप, ईवी इबेडेटा, ये सारे के सारे रेशोज हैं। इनके बेसिस पे हिंडनबर्ग का कहना है कि ये ओवर वैल्यूड शेयर है, बहुत ज्यादा है, इसके हिसाब से इसकी ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी। और हाँ, रियलिटी में अडानी के शेयर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, 42 टाइम्स ओवर वैल्यूड है। इन रियलिटी उनकी जो प्राइस होनी चाहिए थी शेयर की वो उतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट ये तो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, ये तो पब्लिक आई में ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, सबको पता है कि अडानी की शेयर ओवर वैल्यूड है, बट स्टिल वो तो लोग खरीद रहे हैं, है ना। चलो वो जो भी है, 42 टाइम्स है इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से। प्राइस टू सेल रेशियो ऑफ अडानी टोटल गैस बीइंग 139.3 टाइम्स, इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से 139 टाइम्स है। तो ये सारे के सारे चीजों के लिए, बट ये इंडस्ट्री, ये जो भी इंफॉर्मेशन है दैट वाज ऑलरेडी अवेलेबल। फिर उसका कहना है कि डेट फ्यूल्ड बिजनेस है। कहने का मतलब बेसिकली क्या है कि अडानी का जो पूरा बिजनेस चल रहा है वो डेट पे चल रहा है। ठीक है, बट ये इंफॉर्मेशन भी ऑलरेडी अवेलेबल है। 5 out of 7 की लिस्टेड कंपनी मेंशन्ड हैव रिपोर्टेड अ करंट रेशियो ऑफ लेस देन 1। करंट रेशियो का मतलब कि जो भी उनका, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपना लोन जो है वो रिटर्न भी करना है, उसका इंटरेस्ट भी देना है, तो आप कितने टाइम में, कितने टाइम का लोन के पैसे आपके पास ऑलरेडी हैं लिक्विडिटी की तरह अवेलेबल, तो वो 1 साल से ज्यादा का लोन नहीं भर सकते, है ना। सिर्फ इतना ही पैसा अवेलेबल है अडानी ग्रुप के पास। ये कहना है हिंडनबर्ग रिपोर्ट का कि उनके पास पैसा ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट द टोटल अमाउंट ऑफ करंट एसेट इज लेस देन द टोटल अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। इसको चलो थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कार लोन लेते हो 5 लाख का, ठीक है,
5 लाख का कार लोन लिया, आपके अकाउंट में, खुद के पर्सनल अकाउंट में ऑलरेडी आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं आपके पास 3 लाख रुपए, उसके अलावा आपके पास गोल्ड पड़ा है 3 लाख रुपए का। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बाई चांस आपने ये जो 5 लाख की लाइबिलिटी है आपकी, आपको ऐसा कुछ होता है कि इसको इंस्टेंट पे करना पड़े, तो यू हैव द मनी। बट ये सेम सिचुएशन अडानी के साथ नहीं है। अडानी के जो करंट एसेट्स है, एसेट में सब कुछ आ जाता है कि आने वाले साल में, करंट का मतलब 1 साल का पीरियड, कि विद इन 1 ईयर किस किस की पेमेंट्स आनी है, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो, उसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज कितनी है, वो सब कुछ, और उनका लोन कितना है। फॉर एग्जाम्पल उनके करंट एसेट जो भी प्रॉपर्टीज और सब कुछ मिला के सपोज 100 करोड़ है, बट उनके जो ये लाइबिलिटीज है वो मोर देन 100 करोड़ है, 130 करोड़ है। तो हमेशा से करंट अकाउंट रेशो 1 से, ठीक है, समझ गए आप। तो लाइबिलिटी ज्यादा है और करंट एसेट लेस देन 1 है। द करंट एसेट इज लेस देन द टोटल अमाउंट ऑफ current liability in those companies. This is not a healthy financial practice. This means that the companies are unlikely to have adequate asset to pay off their liabilities in short run. Short run मतलब 1 ईयर का टाइम। तो ये कहना है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का अडानी के पास अगले 1 साल में पैसे दे दे वो है ही नहीं, ठीक है। शॉर्ट रन में वो अपनी लाइबिलिटीज पूरा कर सके इतने एसेट्स नहीं है, बिकॉज बहुत ज्यादा डेट ले रखा है अगले अगले प्रोजेक्ट। अभी ये समझाऊंगा मैं आपको। अभी अपन ये प्लेजिंग समझेंगे, तब समझाऊंगा कि कैसे लोन का एक प्रॉपर उसने पूरा का पूरा एक काइंड ऑफ वेब बना रखा है, ठीक है। प्रमोटर्स प्लेजिंग देयर स्टॉक। तीसरा क्या है एलिगेशन, कि जो प्रमोटर्स हैं वो अपने स्टॉक्स को प्लेज करके उससे लोन ले रहे हैं नए प्रोजेक्ट के लिए। This means that the promoters of the company have taken an additional debt on the basis of the shares that they own. As seen above, the share price are claimed to be already high, so is the debt is also high. Therefore, promoters pledging stock to take on more debt is not a healthy financial practice in such context. चलो इसको प्लेजिंग वाले कॉन्सेप्ट को एक बार समझते हैं। देखो क्या होता है, एक बिजनेस मेजर है, उस कंपनी को चाहिए लोन। XYZ कोई भी कंपनी है, XYZ कोई कंपनी है, उसे लोन चाहिए। अब लोन जो मिलता है ना, वो कभी भी आपको कैसे मिलता है, जैसे आपके पास जो भी करंट एसेट है, जो भी कोलेटरल रखने के लिए है, उसके एवज में आपको लोन मिलता है, ठीक है। या फिर आपके बिजनेस के ऑर्डर्स वगैरह जो हैं, उनके बेसिस पे भी आपको लोन मिल जाता है। बट मान लो इस कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आता है जिसको कंप्लीट करने के लिए इसे 500 करोड़ रुपए चाहिए, 500 CR चाहिए, बट इस कंपनी की वैल्यू जो है अभी 100 करोड़ के आसपास है होंगी टोटल। तो 500 करोड़ लोन तो कोई नहीं देगा इसको, ठीक है। 100 करोड़ में बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड करके रेशो बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, पर 500 करोड़ तो ज्यादा है। अब इसके पास एक प्रोजेक्ट है जो इसको पैसे दे सकता है, बट ओनली उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे बैंक फाइनेंस करेगा नहीं, तो बैंक उसके बदले में इसको दे देगा कुछ 20%, 30% लोन, 30%, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन ये, है ना। तो उससे उसके पास 100-150 करोड़ रुपए आ गए। अब कंपनी के शेयर्स की एक वैल्यू होती है, कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स को बैंक को प्लेज कर देगी कि मैं गिरवी रख रही हूँ। प्लेज करना मतलब गिरवी रखना, इन शॉर्ट गिरवी रख रही हूँ, इनके बदले में मुझे लोन दे दो। अब इनके बदले में कुछ लोन मिल जाएगा 40%, 50% जितना भी, बट एक लेवल होगा उतना ही मिलेगी। अब अडानी ग्रुप पे क्या आरोप लगा है उसको समझो। शेयर्स की अगर वैल्यू कम होती तो उनके बदले में कम लोन मिलता। अडानी ग्रुप ने क्या किया, एक तो अपने शेयर्स को इन्फ्लेट किया, उनके प्राइसेस को बढ़ाया, प्लस उसके अलावा क्या किया, पहले एक कंपनी हुआ करती थी अडानी एंटरप्राइजेस, उसको मल्टीपल कंपनीज में डिवाइड किया, है ना। अडानी ग्रीन्स, अडानी विल्मर, ऐसे करके 6-7 कंपनीज में उसको डिवाइड किया और हर कंपनी के शेयर्स को इन्फ्लेट किया, हर कंपनी के शेयर के प्राइसेस को बढ़ाया। सारी कंपनी के शेयर के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए। अब एज ए कंपनी जो मेन एंटरप्राइजेस है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, और जो कंपनीज है वो भी अपने स्टॉक्स प्लेज कर सकती हैं। पहले एक ही कंपनी के स्टॉक्स होते, 1 लाख स्टॉक मान लो एक कंपनी के होते, अब 7 कंपनी हो गई तो टोटल 7 लाख स्टॉक्स है इसके पास। तो अडानी ने क्या किया, जैसे अडानी विल्मर से के स्टॉक्स प्लेज किए, लोन लिया, और अडानी विल्मर ने अडानी एंटरप्राइजेस को वो लोन दे दिया।
फर्दर। तो क्या क्या, अब अडानी एंटरप्राइजेस ने उस लोन को अडानी ग्रीन्स को दे दिया। कोई भी उसको प्रोजेक्ट करना है, अडानी ग्रीन्स के पास कोई प्रोजेक्ट आया था, उसके पास पैसे नहीं है, तो अडानी एंटरप्राइजेस ने उसे लोन दे दिया। तो बेसिकली एक लोन जो आया अलग अलग कंपनीज के थ्रू, उसको ट्रांसफर कर दिया एक दूसरे के पास। साथ में ये जो शेयर्स अलग अलग किए, इनको प्लेज कर दिया बैंक के पास। अब बैंक को क्या होगा, बैंक के पास जो शेयर्स हैं प्लेज जो किए थे, सपोज अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर एसबीआई और एलआईसी के पास थे 3000 रुपीज की वैल्यू पे। जब प्लेज किया, इसके प्राइस गिरने लगेंगे, तो बैंक भी अपना पैसा, क्योंकि उसको नुकसान हो सकता है, उनको सेल करना स्टार्ट करेगा, सप्लाई और तेज इंक्रीज हो जाएगी। और अगर बैंक ने, जो भी बैंक एलआईसी जिसके पास भी शेयर प्लेज है, उन्होंने नहीं बेचा, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी शेयर की। ठीक है, तो वैसे उनको नुकसान हो सकता है, अडानी उसके बाद पैसे ना दे तो, है ना। तो ये हेल्दी फाइनेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। बट शेयर प्लेज करके सारे के सारे बिजनेस मेजर्स, जितने भी बड़ी कंपनीज है, इवन रिलायंस वगैरह, सब लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, बट बहुत कम। जो अच्छी कंपनीज हैं बड़ी, उनके आप शेयर प्लेज देखोगे तो 0% दिखेगा आपको। इवन कई बार बड़ी कंपनीज लेती हैं, वेदांता वगैरह के 50% ऐसे आपको दिखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने शेयर प्लेज करे और उससे लोन लिया है अपने कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह उसको फुलफिल करने के लिए। बट अडानी उतनी ही स्पीड से अपने लोन्स को कम भी कर रहा है। 2019 में जितने शेयर प्लेज थे, आज उससे 1/10 रहे, है ना। वो उनको बाय भी कर रहा है वापस, अपने लोन की जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लोन लिए उनको फिल कर रहा है। लोन और डेट लाइबिलिटीज भी धीरे धीरे कम होती जा रही है उसकी डेट लाइबिलिटीज। तो ऐसा नहीं है कि 100% पूरा का पूरा ही कि भाई ये तो कोई फ्रॉड ही कर रहा था, है ना। कंप्लीट फ्रॉड नहीं कह सकते, बट अब फाइनेंशियल मार्केट की टर्म्स में आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, मैंने इसीलिए कहा ये आपको समझना है कि क्या इसका इंटरप्रिटेशन आप करते हो। तो शेयर प्लेजिंग क्या होती है, लेट्स बिगिन विद व्हाट प्लेज मींस इन द शेयर मार्केट। इट्स इन सिंपल टर्म्स अ प्लेज ऑफ स्टॉक और शेयर प्लेजिंग मींस यूजिंग शेयर एज कोलेटरल, जो मैंने अभी आपको समझाया, एंड टेकिंग अ लोन against them. Shares are basically the asset of company or a shareholder, and pledging is a way by which the promoters of a company take a loan against the held share to meet these personal or business requirements, including fulfillment of capital requirement, expansion of business, starting a new venture and so on. ठीक है, अभी जो मैंने आपको समझाया, तो हिंडनबर्ग का कहना है कि भैया बहुत ज्यादा शेयर्स प्लेज कर रखे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। प्रमोटर्स क्यों प्लेज करते हैं, इन्हीं चीजों के लिए, बिजनेस को अपने को और ज्यादा ग्रो करने के लिए, इन सब के लिए। अब ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अपने शेयर्स प्लेज किए, ठीक है, 99.99%, वेदांता, रुचि सोया 82%, हिंदुस्तान जिंक, और भी बहुत सारी कंपनी है जो अपने स्टॉक्स करती हैं। तो अडानी पोर्ट्स ने जैसे 14% कर रखे थे, अडानी ट्रांसमिशन 11%, अडानी पावर 28%, ये और अब वैल्यू कम हो गई है। अभी अडानी ने एक नई रिपोर्ट प्रेजेंट की जिसमें 4% 5% पे आ गए। तो नाउ दिस इज नॉट अ बिग इशू, बट इसे प्रेजेंट ऐसे किया गया जैसे सिर्फ अडानी ने ही शेयर प्लेज किए और कोई कंपनी करती नहीं है। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। अगला है डाउट्स रिगार्डिंग द मैनेजमेंट टीम। फिर हिंडनबर्ग का कहना है कि भाई पिछले 8 साल में, पिछले काफी सालों, कुछ सालों में 8 सीएफओज ने रिजाइन किया है कंपनी से, और जो मैनेजमेंट है ना वो सारा फैमिली का है, कोई बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट नहीं है। तो इसमें अडानी ने रिप्लाई किया, रिस्पॉन्स में बोला है कि भाई जो सीएफओज हैं ज्यादातर तो वो अपने खुद के बिजनेस वेंचर्स वगैरह, एंटरप्रेन्योरियल कल्चर, अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने कंपनी छोड़ी है और अपने अपने काम कर रहे हैं वो अच्छे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने सारी के सारे जो अपना मैनेजमेंट है वो हाईली एजुकेटेड रखा है। अब हमारे जो फैमिली के लोग हैं उनके अलावा जो मैनेजमेंट है वो सारा का सारा हाईली क्वालिफाइड है। तो अडानी ने ही तो बनाया बिजनेस तो इतना बड़ा, है ना। तो ये कुछ है, देखो ये अब फैमिली के लोग तो होते ही हैं बिजनेस में, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं कि हाँ हाईली क्वालिफाइड मैनेजमेंट भी है साथ में। तो ये भी इंफॉर्मेशन पब्लिक आई में ऑलरेडी अवेलेबल है। देन एक्सेस प्रमोटर कंट्रोल ऑफ शेयर। अब देखो सेबी का रूल है कि 75% से ज्यादा शेयर प्रमोटर्स होल्ड नहीं कर सकते पब्लिक लिमिटेड कंपनी के। अगर आपने किसी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड का मतलब होता है कि जिसके शेयर्स आप स्टॉक मार्केट पे एनलिस्ट करते हो, शेयर इशू, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू शेयर इशू करते हो और लोगों को उसको होल्ड करने की पावर देते हो।
ठीक है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। अदरवाइज आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के रखो, उसके शेयर्स आपको किसी को देने की जरूरत नहीं, अपने पास रखो। अब 25% से ज्यादा आप क्या करते हो, नहीं कर सकते, वो कम नहीं कर सकते, मतलब मैक्सिमम एक प्रमोटर 75% होल्ड कर सकता है। अब इनका क्या कहना है कि भाई प्रमोटर्स ने डायरेक्टली तो 75% ही दिखा रखे हैं, बट इनडायरेक्टली इन प्रमोटर्स की ही शेल कंपनीज, अडानी की ही शेल कंपनी इसके स्टॉक्स को अपने पास होल्ड करके रखती है, जिससे इसके प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके, इन्फ्लेट किया जा सके। अब जैसे मान लो आपके पास 90% शेयर आपके पास है, तो मार्केट में कोई भी सप्लाई आएगी आप और खरीद लोगे, आपकी शेल कंपनी खरीद लेगी, प्राइस नीचे नहीं आने दोगे आप। ठीक है, 10% सप्लाई से तो प्राइस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, हाँ एक लेवल तक आएगी, आपने वापस खरीद के उसको वापस इन्फ्लेट कर दिया। बट अगर वो 25% शेयर मार्केट के पास हो कंप्लीटली, तो फिर वो एक बहुत बड़ी सप्लाई हो सकती है, जिसकी वजह से प्राइसेस में एक बहुत ड्रास्टिक, क्योंकि ट्रेडिंग तो उसी 25% पे हो रही है, आपने जो 75% होल्ड कर रखे हैं वो तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है ना, उन पे कोई ट्रेडिंग ही नहीं होगी, तो उनसे प्राइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो 25% है मार्केट के लिए तो वही 100% है, अगर वो 25% की सप्लाई आती है तो क्रैश हो जाएगा, जो अभी हमने देखा। तो इनका कहना है, इट हैज बीन alleged दैट द एडिशन टू द ऑलरेडी हाई प्रोपोर्शन ऑफ प्रमोटर होल्डिंग इन शेयर क्लोज टू 74% in multiple cases significant portion of the remaining public shares are also controlled by shell companies that have ties with the Adani Group. Many of these companies have a large majority of their share invested solely in the firm under the Adani Group. This may mean that in practical terms those companies may have worked their way around the SEBI. तो SEBI को एक तरह से बेवकूफ बनाने के लिए मार्केट में तो आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के डाल दिए, बट उन शेयर्स को आप ही होल्ड कर रहे हो, जिससे आप प्राइस कंट्रोल कर सको। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया सारा वही डिटेल्स है। फिर एक और चीज, पंप्ड अप डिमांड। भाई कंपनीज के आप मैक्सिमम शेयर अपने पास रखोगे तो डिमांड हमेशा हाई रहेगी, लोगों को ऐसा लगेगा अडानी तो गजब कुछ कर रहा है, जो एक हवा बना रखा है ना, लोगों के माइंड में ऐसा अडानी के तो पता नहीं क्या चल रहा है। 3 साल में 300, 700, 500 टाइम शेयर इंक्रीज हो जाते हैं, और सारी कंपनी की अडानी की कंपनी, अडानी एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट है 450-500 करोड़, जहां पे रिलायंस 2,500-3,000 हजार करोड़ प्रॉफिट दे रहा है, तब भी 10-10 हजार करोड़ प्रॉफिट, फिर भी उसका रेट एक लेवल पे है। और अडानी के शेयर 500 करोड़ के प्रॉफिट में, 550 करोड़ के, 450 करोड़ के प्रॉफिट में 4,000 को टच करते हैं, तो कुछ तो इशू है। तो उनका यही कहना है कि द proceeding point also hints at deliberate pumping of the Adani stock prices through excessive buying pressure from companies that seem to be biased towards the Adani Group itself. It is a claim that the delivery volume of Adani stocks may have been high because of possible wash trading. Wash trading मतलब buying selling of share by the same or related entity, मतलब वो खुद ही खरीद रहे हैं, खुद को ही बेच रहे हैं, खुद को ही खरीद रहे हैं, तो रेट तो बढ़ा के रख लोगे आप। आपने किसी चीज को खुद को बेचना है, तुम 1,000 रुपए की चीज को 5,000 का बेचो, ठीक है, मार्केट को क्या दिखेगा, ओहो इसकी रेट 5,000 हो गई, खरीदने वाला कौन, तुम्हारा ही चाचा। अगली बार तुम खुद खरीद लो उससे 10,000 में, मार्केट फिर सोचेगा ओहो प्राइस तो बहुत तेज बढ़ रहा है, फिर 10,000 में लोग कूदेंगे, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, और फिर तुम आराम से बैठ के देखोगे। ठीक है, तो डिमांड को ऐसे पंप अप किया जाता है, पंप अप द ट्रेडिंग वॉल्यूम नंबर, इससे नंबर्स भी बढ़ा रहे हैं। रूमर्स रिगार्डिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नोटेड स्टॉक मैनिपुलेटर्स केतन पारेख करके हैं, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये एक और इशू है। इसके अलावा इन एडुकेट कंप्लायंस, हिंडनबर्ग का कहना है कि जो प्राइवेट ऑडिटर्स है ना, वो इतने ज्यादा क्वालिफाइड ही नहीं है, 25-26 साल के लड़के हैं जिसको हायर किया है, वो इसमें क्वालिफाइड नहीं है वो कि इतनी बड़ी कंपनीज के ऑडिटिंग कर सके, ये उसका इशू था। द रिपोर्ट क्लेम्स दैट वन ऑफ द फर्म, एक फर्म, बाकी जो फर्म्स है वो तो ठीक है, एक फर्म हायर टू बुक रन द अडानी ग्रीन एनर्जी हैड पास्ट प्रॉब्लम विद सेबी। Moreover, one of the independent auditors hired to audit Adani Enterprises and Adani Total Gas seem to be too small a company. बहुत छोटी है कि 15-16 लोगों का स्टाफ है, तो इतनी बड़ी कंपनी को कैसे वो ऑडिट कर सकते हैं। Comprising professionals too young to be able to handle the auditing of such a large array. शेयर प्लेजिंग मैंने आपको अभी समझाया, ये सारे के सारे इश्यूज बताए हैं किसने,
हिंडनबर्ग रिपोर्ट में। इसके रिस्पॉन्स में अडानी ने क्या किया, एक तो जो अपनी चार्टर्ड अकाउंट फॉर्म है उसको चेंज कर दिया, बहुत बड़ी फॉर्म को ले आया है वो, ठीक है। एफपीओ अपना रिकॉल कर लिया, उसके अलावा हिंडनबर्ग पे केस भी कर दिया यूएस में। शेयर प्लेजिंग आप समझ गए हैं। उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज के आपको एग्जांपल दे दिए जिन्होंने शेयर्स प्लेज कर रखे हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो लोग करते हैं। अडानी ग्रुप रिस्पॉन्स क्या है, इट डिनाइज एनी फ्रॉड और आर्टिफिशियल पंपिंग। अडानी का कहना है, अडानी उसके बाद आए और आके उनका कहना है कि देखो जो 25% स्टॉक है ना वो पब्लिक के आई में है ना, वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, हम उनमें कुछ नहीं कर सकते। कौन उन्हें बाय कर रहा है कौन सेल कर रहा है हमको क्या लेना देना, वो तो पब्लिक के हैं। अब चाहे बड़ी फर्म्स उनको बाय करें चाहे कोई भी करे, हम उसे कंट्रोल नहीं करते। सेकंड, रिगार्डिंग द इशू ऑफ ओवर लेवरेज, it claims that the companies are highly rated and are subjected to scrutiny and monitoring by government anyway, so there is not much scope for irregularities. Overall promoter leverage is less than 4% of the promoter holdings. कि प्लेज करना और ये सारी जो चीजें उसमें उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट इनमें कभी भी स्क्रूटनी कर सकती है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली अडानी का ये कहना है, ठीक है। ये मैटर पार्लियामेंट में भी आता है, राहुल गांधी की अच्छी खासी स्पीच भी आई, वो भी डिस्कस कर रहे हैं वहां पे, है ना, पार्लियामेंट में। तो गवर्नमेंट पे भी क्वेश्चन उठाता है बिकॉज मोदी और अडानी ऐसे पैरेलल चलते हैं, ठीक है। बिकॉज मोदी जी के आने के बाद ही अडानी ग्रुप बना। उससे पहले कौन जानता था अडानी, कोई नहीं जानता था। अचानक से इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि भाई अडानी अडानी हो रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे भी क्वेश्चन उठाता है, ये कहीं ना कहीं करप्शन प्रैक्टिसेस को भी क्वेश्चन करता है। तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए भी इसका आंसर करना बहुत जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने से भी कोई बोला कि आप इसको ओवरव्यू करो, इस मैटर को, इसको अच्छे से स्क्रूटनाइज करो। ऑफ इट 9 पब्लिक लिमिटेड कमिटी आर 8 आर ऑडिटेड बाय बिग 6 एक्सेप्ट अडानी टोटल गैस विच इज टोटल सेट फॉलोज सेम रूट। बाकी जो सारी कंपनीज है उनको बड़ी ऑडिटिंग फर्म ही करती हैं ऑडिट, ऐसा अडानी का कहना है। बट अब तो बहुत बड़ी फर्म को ले आए, तो वो भी इशू हो गया। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, विच ग्रुप स्टॉक वर्थ होल्डिंग, बहुत सारे इस पे अभी भी चल रहा है, ये मार्केट में आज भी बहुत गर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बोला कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को और रिसर्च करो और उस पर रिप्लाई करो। गौतम अडानी ने यूएस की पावर हाउस वॉच हेल्थ एक फर्म को हायर किया, यूएस लीगल बैटल हिंडनबर्ग के खिलाफ केस कर रहा है। एमएससीआई क्या है, ये एक रेटिंग एजेंसी है ना, इसने वेटेज कम कर दिया है अडानी की 4 स्टॉक्स का। एमएससीआई में स्टॉक के वेटेज होता है, ठीक है, उसको कम कर दिया है। उसके बाद मूडीज एक और रेटिंग एजेंसी है, उसने भी अडानी की रेटिंग कम कर दी है। तो उसकी वजह से स्टॉक अभी भी ऐसे 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 झूले खा रहे हैं, ठीक है। बट ये सारी की सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। अडानी ग्रुप के अभी भी 7%, मूडी ने डाउनग्रेड किया उसके बाद और 7% गिरा स्टॉक। लूजिंग रेंज चली रही है। अडानी क्राइसिस कॉस्ट इन्वेस्टर्स ₹10 ट्रिलियन, इतना लॉस हुआ है। तो ये न्यूज आए दिन आ रही है, इसलिए मैंने आपको एक बार समझाया कि भाई है क्या इशू, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या है, एमएससीआई का क्या कहना है, उसने वेटेज क्यों कम किया, मूडी ने रेटिंग्स कम कर दिए है ना। तो इससे अडानी के स्टॉक्स पे बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है और अडानी के स्टॉक्स पे इंपैक्ट पड़ने से हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट पड़ता है। तो हमारे लिए इस जो टॉपिक है इसके डिस्कशन से 3 चीजें क्लैरिटी होती है। पहला तो शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, फिर उसके अलावा प्लेजिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है। ये कुछ टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। उसके अलावा ओवरऑल इशू क्या है वो आपको समझ आ गया, ठीक है, पल्ले पड़ गई बात। तो ये अडानी और हिंडनबर्ग इशू था।